अहमद, भारत यूं तो मुसलसल दुनिया भर में एक्सपोज होता जा रहा है। उसकी तायीद भारत के अपने ऑफिशियल्स कर रहे हैं कि तैयारों का नुकसान हुआ है। वहीं हम प्रावन साहनी जो रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं भारत के, वो इस सब को भारत की दिफाई और सफारती नाकामी करार दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार भारत को कितने साल पीछे धकेल चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं या जो फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रही हैं, डिप्लोमेसी की आप बात कर रही हैं, उसमें एक असूल होता है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट। आप जिन हालात में एग्जिस्ट कर रहे होते हो, आपने उनको इज्जत देनी होती है, आपने उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को डिफाइन और रीडिफाइन करना होता है। इंडिया, अगर आप उसको देखें पिछले 4-5 साल से स्पेसिफिकली और लार्जली अगर देखें 2014 से ऑनवर्ड्स, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए। भारत गालिबन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो जिसकी फॉरेन पॉलिसी रिटोरिकल होती है, और वो इस वजह से बनाई जाती है कि उसके अंदर मौजूद जो कल्टिस्ट हैं, जो फैशिस्ट हैं, जो भक्त या संगीत जिनको कहते हैं, जो वोटर है बीजेपी का, जो वोटर है आरएसएस का, उसको खुश करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। और वो जाहिर है वो एक हद तक, एक टाइम पीरियड तक चलती है, उसके बाद वो फिर फायर बैक करती है। तो इस वक्त आप जो भारत की फॉरेन पॉलिसी का पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट जो बनी हुई है, उसकी वजह यही है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक फैशिज्म पे बेस करती है, वो हिंदुत्व के ऊपर बेस करती है, वो एक कल्टिस्ट माइंडसेट के ऊपर बेस करती है। और फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुई जब पाकिस्तान ने मार्का हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इंडिया की जो रिटोरिक था पिछले 10 साल का कि हम चाइना का काउंटर बैलेंस है और हम इस खित्ते में सबसे बड़ी ताकत है और हम इमर्जिंग सुपर पावर है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ साथ भारत भी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगा। जब तसादुम हुआ इनका पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने इनकी सारी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज करके रख दिया। अब इनके पास कोई सब्सटेंस तो है ही नहीं दुनिया को दिखाने के लिए कि वो भारत की इज्जत करें फॉरेन पॉलिसी डोमेन में। लिहाजा इस वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया, वो जो कहते हैं ना, हैज पंच्ड बियॉन्ड इट्स वेट, जितनी उसमें ताकत थी उससे ज्यादा उसने बड़ा काम करने की कोशिश की, और वो सारा वजन अब उसी के ऊपर आके गिर गया है। और अब आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्री फॉल करती भी नजर आ रही है। बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस को देखकर ही बनानी चाहिए अहमद, लेकिन भारत की जो जंगी और सफारती नाकामियां हो रही हैं वो आलमी सतह पर भी यकीनी तौर पर नोट हो रही हैं। दुनिया देख रही है कि एक शख्स का पागलपन कैसे पूरे खित्ते को खतरे में डाल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सबसे भारत को जो दुनिया भर में असर और रसूख का भरम था, उसको कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, वो बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि इट इज इन र्यून्स, वो तबाही का शिकार है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। भारत के अंदर बहुत पावरफुल वॉइसेस जो हैं, वो आप देखें ना किस तरीके से उन्होंने नैरेटिव डोमेन में फॉरेन पॉलिसी टर्म्स में 1 महीना उनको लगा ये मानने के लिए कि उनके 6 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। और फिर उसके बाद जो सीज फायर को लेकर इन्होंने तमाशा किया कि वो इंडियंस अब अंदर से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की, तो आपने सीज फायर की क्यों? आप तो एग्रेसर थे। और फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया में ये दलीलें देते फिर रहे हो कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा था, जबकि आपका अपना पहला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उस जंग के दौरान पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जिसने सीज फायर की बात की थी वो इंडियन थे। उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान अगर सीज फायर कर हमारी बात मान ले तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत का वही, जैसा मैंने कहा, उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने जो अंदर कल्टिस्ट हैं उनको खुश करना है। उनको खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सीज फायर नहीं किया और हमने पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर नहीं किया। तो लिहाजा जब वो ये बात करते हैं, पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि यार हमारे सामने आपने ना सिर्फ अमेरिका की, आपने टर्की की भी मिन्नतें की, आपने यूएई की भी मिन्नतें की कि सीज फायर करवाओ, तो ये किस तरह का आप झूठ बोल रहे हैं? तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पूरी दुनिया के सामने भारत का बड़ा वाजे होकर सामने आया। और फिर उसके बाद आप ये देखें ना, ब्लंडर्स देखें फॉरेन पॉलिसी के कैसे हैं। इसराइल का सबसे बड़ा एलाय इस दुनिया में हमेशा से अमेरिका रहा है जी। इवन अमेरिकन भी इसराइल के साथ खड़े होने से झिझक रहे हैं पब्लिकली। वो कहते हैं कि यार दुनिया की सबसे मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इसराइल है, मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड नेतन्याहू है, तो कम से कम हम पब्लिकली तो इनके सामने नहीं खड़े होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में इसराइल के साथ पब्लिकली ओपनली जो मुल्क खड़ा है वो भारत है।
बिल्कुल। सो ये अपने बिहाफ पे खुद इनके ब्लंडर्स हैं। मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में इनको लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का इसराइल है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें वेस्ट की सपोर्ट मिल जाएगी। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया को अभी भी अब से 20 साल पुरानी पॉलिसी के ऊपर लेके चल रहे हैं और ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। अब आप आने वाले दौर में देखेंगे कि ये मजीद और ब्लंडर्स करेंगे, क्योंकि इंडिया हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी कल्टिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर कि उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है, जिस वजह से वो एक, जैसा मैंने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी एक तबाही का शिकार है। बिल्कुल। ईरान की जानिब से जहां मोसाद की जासूसी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले एजेंट्स को फांसी पर भी लगाया गया, हमने देखा, और ईरान ने अपना मुकम्मल दिफा भी किया और दुनिया को दिखाया कि इसराइल कोई नाकाबिले शिकस्त नहीं है। लेकिन वहीं हम ईरान खित्ते में अगर सफारती मामलात में देखें तो इसराइल के सबसे बड़े हमायती भारत के साथ ही हमेशा क्यों खड़ा दिखाई देता है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर चाबहार पोर्ट है जिसको अडानी स्पॉन्सर कर रहा है, जिसपे अडानी के शेयर्स हैं। और मिडल ईस्ट में दूसरी कौन सी पोर्ट है जिसपे अडानी के सबसे ज्यादा शेयर्स है? हैफा पोर्ट है इसराइल की। तो पाकिस्तान का, हम बहुत अरसे से ईरानियंस को कहते रहे हैं कि आप इंडियंस का ख्याल करें। दुनिया की तारीख का सबसे हाई रैंकिंग सर्विंग जो एजेंट पकड़ा गया उसका नाम कलभूषण यादव है। और कलभूषण यादव क्या कहता था कि चाबहार पोर्ट पे मेरा कारोबार है। सो हम तो इनको समझाते रहे हैं इरानियंस को कि आप ये हरकत ना, आप इंडियंस का ख्याल करें, आपकी इंफॉर्मेशन लेके इसराइल को दे रहे। अब इस दफा उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। अगर अब भी वो इंडिया को एज एन इंडियंस को उस तरह ट्रीट नहीं करते जिस तरह वो इसराइलीज को करते हैं, तो फिर ईरान मजीद नुकसान उठाएगा। मैं और इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। अभी भी अगर उनको नजर नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है और कौन उनके अंदर के गद्दार है, या और कौन जो बाहर के इंडियंस हैं जो आके सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो तकरीबन ईरान को इस दफा तबाही के दहाने पर ले आए थे, उन्होंने उनके जैम कर दिया सब कुछ। एक रात के अंदर उनका आर्मी चीफ गया, उनके इंटेलिजेंस के चीफ गए, उनके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट गए, एक रात के अंदर इंडिया की वजह से। अगर फिर भी ईरान इंडिया को रोक नहीं सकता, उनको सजा नहीं दे सकता, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? ईरान अपनी तबाही को खुद दावत दे रहा है, हम क्या कर सकते? बिल्कुल। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने मुसलसल इस बात पर दुनिया को इत्मीनान दिलाया कि ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। मगर अब अमेरिका के अंदर से इस बात की वजाहत आ रही है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ माह पीछे गया है। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से भी सामने आई। अलबत्ता व्हाइट हाउस इसकी तरदीद कर रहा है। आप क्या समझते हैं, अमेरिकी हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह हुआ है या सिर्फ वक्ती तौर पर रुका है? देखिए, जो उनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो रुका है, या मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे गया है। मुझे लगता है वो वहीं का वहीं पे खड़ा है। अच्छा। और जो अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर्स के साथ इनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स से। नंबर 1, ईरानियंस ये कहते हैं कि वो साइट्स जो थी वो हमने कई महीने पहले खाली कर दी थी। फिर उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस सामने आए जिसमें देखा गया कि अटैक होने से चंद घंटे पहले ट्रक्स खड़े हुए हैं जो वहां से सामान लेके जा रहे हैं उन साइट से। और अगर वो साइट्स खाली थी या वो साइट्स एक्टिव थी तो अमेरिका को पता होना चाहिए ना। ये तो पब्लिक नॉलेज होती है एक तरह से कि साइट्स खाली हैं, कि साइट्स के साइट से सामान निकाल लिया गया या वो अभी भी उसी तरीके से एक्टिव है। तो जब अमेरिकन ने अटैक किया, अगर वो साइट्स एक्टिव थी तो फिर इसका मतलब है कंटेमिनेशन भी फैलनी चाहिए थी। इलाका पूरे का पूरा शहर चिनॉर्बल की तरह का वाकया होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। जी, तो यही बात है कि वो साइट्स खाली थी और अमेरिका ने जो उनके ऊपर अटैक किया, दैट वाज अ फेस सेविंग। क्योंकि ईरान ने जब कतर में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने उससे 2 दिन पहले अपने 40 के करीब जहाज वहां से एयरबेस से निकाल लिए थे। तो लगता था कि एक तरह से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के इन्होंने अटैक्स किए हैं। और अभी भी ये दोनों फेस, देखिए अमेरिका इस वक्त खित्ते में जो मिडल ईस्ट में जंगें हो रही हैं उनसे निकलना चाह रहा है, और वो निकलने के लिए उसको एक फेस सेविंग चाहिए। सो ठीक है, अगर वो निकलना चाह रहा है उसको एक फेस सेविंग चाहिए, गुड फॉर अमेरिका। बट मुझे नहीं लगता कि ईरान का जो भी प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, जिसको अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि उसने खत्म किया है B-2 बॉम्बर्स की बॉम्बिंग की वजह से, वो इस तरीके से होता नहीं है।